हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद और आशा भी करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन। तो बच्चों, कोई भी टॉपिक है, फंक्शन मान लो या फिर अनादर टॉपिक की मैं बातचीत करना चाहूँ, तो आपके लिए उस टॉपिक का वेटेज पता होना चाहिए जिस एग्जाम के लिए उस टॉपिक की आप स्टडी कर रहे हो। जैसे मैं फंक्शन टॉपिक की बात करना चाहूँ, तो फंक्शन टॉपिक का जो यूजेस है ना, वो कैलकुलस में बहुत है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूँ कि फंक्शन और ये कैलकुलस, इन दोनों को मिला दें, फंक्शन और कैलकुलस को अगर हम मिला दें तो ये जेई में कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन देते हैं। और अगर मैं एनडीए की बात करना चाहूँ तो एनडीए में भी आप समझ सकते हैं 30 to 32 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं बोर्ड लेवल में भी बात करना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कम से कम 40 से 45 नंबर का कैलकुलस फंक्शन के साथ मिक्स होकर आता है। तो शॉर्ट में और मैं समझाना चाहूँ तो बच्चों, कैलकुलस और फंक्शन दोनों को मिला देना, हम दोनों को अगर मिक्स हम कर दें तो इसमें से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल के, टेक्निकल कंपटीशन लेवल के एग्जाम में उनमें पूछे जाते हैं। दूसरी भाषा में मैंने अगर ये कैलकुलस की बात की है तो कैलकुलस जो पूरा डिपेंड है ना, वो फंक्शन पे है। एक भाषा में और समझाऊं, कैलकुलस की जो जान है ना यार, वो फंक्शन है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बताना चाहूँगा, जैसे इसके बेसिक फंडामेंटल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक फंडामेंटल की अगर मैं बात करना चाहूँ, इसके बेसिक फंडामेंटल की हम बात करना चाहेंगे तो वो है साहब सेट थ्योरी। तो मैं धीमे धीमे चीज़ों को लेके चलने वाला हूँ। जैसे पहले मैं सेट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर रिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ, फिर फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इनके जो फंक्शन का बेसिक पार्ट है, पहले उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। तो सेट क्या है? तो सेट इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that have one common characteristic। मैंने यहां पर अभी नोट किया है, सेट इज एक ग्रुप है कुछ ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे कॉमन है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और समझना यार। जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लिए, ए ई आई ओ और यू, ये मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं। ये कुछ एलिमेंट मैंने लिए हैं और मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। सपोज दैट मैंने कोई भी एक एलिमेंट बी लिया, मैं आपसे पूछूंगा ये बी एलिमेंट इस सेट का पार्ट है क्या? तो आप बोलने वाले हो नहीं, क्योंकि ये जो एक तरह से सेट फॉर्म में दिया हुआ है या ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं ना, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कैसी है? वो वोवेल्स है। और ये क्या है? बी एक वोवेल्स नहीं है। तो इसका मैंने आपके लिए चीजें समझाई कि सेट जो होने वाला है, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, उनका मैं कलेक्शन कर जाऊं और एक ग्रुप बना दूं, लेकिन उस ग्रुप की जो कंडीशन होगी ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो एक कॉमन होगी। जैसे मैंने इसकी बात की है, ये सिर्फ ओनली ऑन, अगर मैं इसका नेम दूं तो वोवेल्स ही बोलने वाले हैं, दूसरा किसी शब्द से इसे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले जॉर्ज कॉन्टर ने सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था जब वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो ये मैंने इसकी एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताने का प्रयास किया है। अगर मैं इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करना चाहूँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की मैं बात करना चाहूँगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे हम। देखिए जी, तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, और किसके होंगे साहब? ऑब्जेक्ट के। तो इस स्टोरी के लिए मैं दो मेथड से आपके लिए समझाने वाला हूं। ये पूरी कहानी किस पर टिकी हुई है? वेल डिफाइंड, और किस पे? कलेक्शन जो है हमारे। तो इनको दो मेथड से हम देखने वाले हैं। देखिए, मेथड नंबर में फर्स्ट की बातचीत करूं आपसे। मेथड नंबर 1, मैं आपसे पूछूं 5 बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
5 विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम। तो साहब आपने मतलब बोला टी मान लो, के मान लो, ए मान लो, न्यूटन साहब मान लो, आर मान लो, ये आपने बोला। और यही बात मैं अब अपने आप से पूछूं कि फाइव बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 5 बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं अगर यही क्वेश्चन अपने आप से पूछूं तो मैथ के टीचर हैं हम, टी के ले लिया, एन ले लो, आर्यभट्ट साहब ले लिए, आर ले लिए। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान देना प्लीज। ये जो मतलब 5 बेस्ट साइंटिस्ट है ये आपने मतलब माने थे, ये कुछ मतलब मैंने माने हैं। तो अब आप एक बात बताओ, क्या इन दोनों की जो एलिमेंट हैं या इनके सभी एलिमेंट क्या मैच खा रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं, कि इन दोनों के सारे एलिमेंट मैच नहीं खा रहे, तो फिर ये कंडीशन साहब वेल डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर वेल डिफाइंड कंडीशन कौन सी होने वाली है? वेल डिफाइंड कंडीशन वो होगी जिसे कभी बदला ना जा सके, यानी जो चेंज ना हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं मतलब बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इस पे, मैं बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करना चाहूँ, यही क्वेश्चन मैंने अपने आप से मतलब पूछा नेचुरल नंबर के लिए। तो मैंने ये स्वयं से पूछा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप भी यही बोलने वाले 1, 2, 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ये खुद से मैंने मतलब पूछ लिया, तो कंडीशन क्या हो रही है? हर जगह एक। अब आप देखो इनके सारे एलिमेंट मैच खा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट तो है नहीं है कि जो मैच नहीं खा रहा हो। तो वही तो मैंने अभी बात मतलब आपसे बोली कि मतलब ऐसी मतलब पार्टिकल जो कंडीशन होने वाली है वो होगी कि जिसे कभी बदला ना जा सके, जिसे आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो हम ऐसी कंडीशन को बोलने वाले हैं वेल डिफाइंड। या दूसरी भाषा में और मैं समझाने का मतलब प्रयास करूँ ना, मैं कहूँ तुम कहो वो जमाना कहे, एक ही बात यार। जैसे कि मैंने इसकी बात की है 1, 2 मतलब 2, 3, ये देखो ये मैंने बोला, ये आपने बोला। अब ये जमाने से पूछ लो, अब ऐसा नहीं किसी चाय वाले से पूछ लो यार, तो चाय वाले को क्या मालूम है यार, चाय वाले को तो अपना चाय चीनी के बारे में मतलब मालूम है ना यार, इसके बारे में कहाँ मतलब बताएगा वो। यानी एक सिस्टम में चीजें मतलब पूछी मतलब जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलने वाले हैं वेल डिफाइंड। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँ तो देखिए प्लीज, मेथड नंबर 2 की बात करना चाहूँगा। मेथड नंबर 2 पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मेथड नंबर 2 में वेल डिफाइंड के बारे में ही देखना चाहेंगे। इसमें भी मैं 2 टाइटल लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स मोर देन 90% मार्क्स, और यहां मैं नोट किया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए यार प्लीज, स्टूडेंट मोर देन 90% मार्क। मैं आपसे पूछूं, आपने 10th क्लास मतलब अभी पास किया है, और मैं आपसे पूछूं कि 10th क्लास के वो स्टूडेंट मुझे मतलब बताओ जिनके 90% से अधिक मार्क्स मतलब आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि 90 से तो ज्यादा आने वाले, बट 100 से भी ज्यादा आएंगे। 100 से तो नीचे रहने वाले हैं ना, जिनकी आप गिनती कर सकते हो। तो 90 से प्लस में है, लेकिन 100 से कहाँ है? नीचे हैं। तो इनको हम गिन सकते हैं। तो जब हम गिन पा रहे हैं तो सीधी सी मतलब बात हुई कि वेल डिफाइन है ये। और वही बात मैंने अभी बोली थी कि मैं कहूँ तुम कहो या जमाना कहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपके क्लास के और भी बच्चों हैं उनसे पूछूं, यार आपके प्रिंसिपल से पूछूं, तो उनको तो मालूम है ना कि मतलब 90% से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट मतलब कौन से होंगे। लेकिन यही क्वेश्चन मैं चाय वाले से पूछ लूँ तो उसको क्या मालूम। यार ये बात समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये पहली जो कंडीशन होने वाली है यार बच्चों, ये वेल डिफाइंड कंडीशन होगी। अगर मैं बेटा सेकंड की बात करना चाहूँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप ही मुझे खुद मतलब बोलने वाले हो कि यार इंटेलिजेंट क्या है? व्हाट इज दिस इंटेलिजेंट सर? इंटेलिजेंट तो सभी में हो सकता है ना। म्यूजिक में चेक कर लो, डांसिंग में चेक कर लो, एक्टिंग में चेंज कर लो। मैं टीचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग में मतलब मान लो। तो इंटेलिजेंट कोई वेल डिफाइंड चीज थोड़ा ही है ये, यानी इसको हम एक फिक्स रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी कि वेल डिफाइंड कंडीशन क्या है और वेल डिफाइंड कंडीशन क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं।
देखिए तो बच्चों मैंने अभी सेट के बारे में चीज़ें मतलब बेसिक रूप से बता मतलब आपके लिए डिस्कस की हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा और इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उन पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी लिया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट मैं लूँ इसमें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, जैसे कि अभी मैंने बोला ना अभी आपके लिए यार एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, ये सब एक ही चीज़ है, अलग अलग ढंग से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई मेंबर मतलब मैंने 5 बाय साइंटिस्ट मतलब बोले तो वो उन्हें मेंबर रूप में, एलिमेंट में आप समझ सकते हो 1,2 मतलब 2,3 ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे जैसे कंडीशन आएगी वैसे वैसे हम इनके नाम बदलते जाएंगे, लेकिन चीज़ एक ही है, अलग अलग कोई चीज़ नहीं है। सेकेंड पॉइंट की मतलब मैं बात करना चाहूँ कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनके जो कैपिटल लेटर होने वाले हैं, कैपिटल लेटर जो होंगे बच्चों, कैपिटल लेटर जो होने वाले हैं उनको हम सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो सेट को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं साहब स्मॉल लेटर की, तो स्मॉल लेटर जो होने वाले हैं यार बच्चों वो एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने वाले। इतनी बात आपके समझ में आई होगी जो मैंने बोली। आगे बढ़ते हैं यार। थर्ड पॉइंट की मैं मतलब बातचीत मतलब करना चाहूँ। एक पॉइंट आता है बच्चों जैसे कि ये है और एक और आपने साइन चेक किया होगा ये, तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बेटा हैंड राइटिंग पढ़ना चाहे, थोड़ा मैथ के टीचर हैं मतलब इसी वजह से हम मतलब नोट करते हैं, तो बस मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को फील करते हुए मतलब जाओ और चीज़ों को समझो। तो मैंने ये बोला जी ये क्या है मतलब बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल की मैं मतलब बात कर लूँ, जैसे मैंने सपोज दैट एग्जाम्पल लिया, कोई सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, ये मैंने सेट ले लिया। अब मैं आपसे मतलब इस सेट का नाम मैंने दे दिया ए, जैसा मैंने अभी बोला था ना कैपिटल लेटर हैं वो मतलब इससे सेट को, किसी भी सेट को डिनोट करने वाले हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये जो 1 है एलिमेंट है और ये किस में मतलब बिलोंग कर रहा है, ए में, तो ये बात सही है या गलत है? तो आप बोलोगे सही है, तो इसका मतलब ये साइन यहाँ पर हमने बिलोंग्स टू में मतलब यूज कर लिया, यानी बात सही है। तो अब मैं एक क्वेश्चन इसमें आपसे और मतलब पूछूं कि 5 बिलोंग्स टू ए या 8 मान लो 8 ही नोट कर दिया मैंने जब साइन बन गया तो 8 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? नहीं, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मुझे उम्मीद है यार इतनी बात जो मैंने बताई वो आपके समझ में आ गई होंगी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज क्या होता है। चलिए कॉपी कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जो सेट का बेसिक फंडामेंटल है उनके बारे में बच्चों, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए भी मतलब मालूम है मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे जाना फंक्शन पर। तो मैं बेसिक जो चीज़ें हैं ना उनको बस रियलाइज कराते हुए फंक्शन पर पहुँचना चाहूँगा। तो टाइप्स ऑफ सेट और इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो, और फाइनाइट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे फिक्स होने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में हुए, एक इसकी रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में आप समझते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट को मतलब कॉमा के साथ नोट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब एक विशेष वर्ड उसमें यूज़ मतलब कर लेते हैं जिससे लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ जाए। और आप वेन डायग्राम मतलब ग्राम वगैरह इन सब चीज़ों को 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मैंने सेट का बेसिक फंडामेंटल की जो स्टोरी थी वो मैंने बताई। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। अब मैं बात करूँगा साहब रिलेशन का, मैं डिस्कस करना चाहूँगा मतलब बच्चों रिलेशन के बारे में। तो देखिए यार रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ या नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूँ। एलिटी लेट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब मैं बोलूं बी इज सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर ऑफ ए, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या मिला? ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए, दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन गया? दोनों के बीच में मतलब बच्चों ये बन गया सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन। तो एक संबंधी तो बन गया, एक रिलेशन ही तो बन गया नॉर्मल में। जी बिल्कुल। तो मैथमेटिकल में भी यही फॉर्म आपके लिए मतलब मिलने वाली है रिलेशन से टाइप में। उसमें थोड़ा मैं अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करूं तो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि इसमें और क्या यूजेस होने वाला है, बट कहानी पूरी इसी टाइप के रिलेशन की चलने वाली है।
मैथमेटिकल कंडीशन में देख लेते हैं थोड़ा, जैसे मतलब सपोज दैट मैंने नोट किया, मान लेते हैं 2,4 लिया मैंने, और मैंने 3,6 लिया, और ये 4,8 ले लिया, और ये 5, बच्चों 10 ले लिया। समझना बात के लिए, ये मैंने इतना डाटा ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा रिलेशन मतलब बन रहा है, तो एक बात बताओ यार, रिलेशन तो जब ही बनेगा जब ये सेट होगा, कंफर्म है ना। और इसका मतलब सेट का मतलब आपके लिए मान लें मैं ना, ये करली ब्रैकेट, इतनी तो नॉलेज होगी ना यार, जब फंक्शन पर मतलब बढ़ रहे हैं तो इसके बेसिक 11th क्लास के जो बेसिक फंडामेंटल है सेट के वो तो मालूम होगा ना। तो पहले तो इसे सेट बनाओ, बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें रिलेशन की बात की जाए और भी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताने वाले हो? आप बोलने वाले हो सर सेकंड नंबर इज द डबल ऑफ फर्स्ट नंबर, ये दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, तो यहाँ जो रिलेशन बन रहा है एक तरह से वो बन रहा है सेकंड नंबर इज डबल ऑफ फर्स्ट नंबर। मुझे उम्मीद है ये बात बच्चों आपके समझ में आई होगी कि सेकंड नंबर जो होने वाला है वो डबल होगा किसका साथ, फर्स्ट का। ये इसमें संबंध बन रहा है, लेकिन क्या हर बार यही बनने वाला है? नहीं बनने वाला यार, यानी हर बार कंडीशन अलग होगी। कभी फर्स्ट नंबर भी तो डबल हो सकता है, कभी ये ट्रिपल भी तो है, कभी फोर्थ भी तो कभी डिवाइड में भी तो होने वाला है। तो बच्चों यही चीजें बस रिवाइज होकर बार बार अलग अलग कंडीशन के तहत चलती जाएंगी। अब मैं एक रिलेशन बोलूंगा, मैंने ये लाइन खींच दी, एक ये है और एक ये है। अब मैं आपसे पूछूंगा साहब ये कोई L1 लाइन है और ये मैंने बोल दी साहब L2 है, तो आप मुझे मतलब बताओ दोनों के बीच में संबंध कैसा? तो आप बोलोगे L1 और L2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये रिलेशन ही तो बन गया ना। तो ऐसे ही देखो, ये मैंने लाइंस के मतलब लिए बोला, अभी नंबर्स के लिए मतलब बोला गया है। नॉर्मल में मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था सबसे पहले के, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो ये सारी चीजें रिलेशन में चलने वाली हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें निकालनी ये है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये एक्चुअल में डाटा आया कहाँ से? ये समझ रहे हो ना, ये ब्रैकेट बन के इसमें दो मतलब एंट्री मार गई, इनकी भी 2 की एंट्री, इनकी भी 2 की एंट्री, ये एक्चुअल में बना कैसे वो मैं बताने वाला हूँ, वो समझिए यार, क्योंकि वो काम की भी चीज़ है, वो फंक्शन में यूज भी होने वाली है। देखिए सपोज दैट मैंने a बराबर ले लिया बच्चों 1, b ले लिया, सॉरी a ले लो, और b बराबर मैंने ले लिया 1, b। ध्यान दीजिए यार प्लीज, मैंने आपसे अभी बोला था ना रिलेशन क्या है, एक सेट ही है ना, तो पहला सेट है ना, ये मैंने a लिया और ये b लिया। मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो उस रूप में लिखी हुई थी, जिसे आप अपनी मैथमेटिकल कंडीशन में बोलते हो ऑर्डर पेयर। तो अगर मैं a क्रॉस b लिख दूं, समझना बात के लिए, a क्रॉस मैंने b नोट किया, तो इसका मतलब है 1, a मिलने वाला है, और मल्टीप्लाई में यहाँ से 1, b मिलने वाला है। देखिए तो यहाँ से 1, a और 1, b का मीन्स क्या हुआ? अगर मैं लिखूं नॉर्मल मल्टीप्लाई चल रहा है, अरे देखो ना ये मल्टीप्लाई है वो नॉर्मली करनी है, तो 1, a और यहाँ क्या चल रहा है 1, b। 1, b, पहले 1, a 1, b, फिर a, 1 और बच्चों फिर a, b। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आप समझ रहे हो ना, ये जो शक्ल है ये पुरानी वाली शक्ल से लगभग बराबर ही तो है। अरे इसमें अंदर डिजिट है वही तो चेंज होने वाली है, बाकी तो मामला पूरा मतलब वही है ना। तो बच्चों इसी चीज को हम पता क्या बोलते हैं मैथमेटिकल में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसी चीज को बच्चों बोल देते हैं रिलेशन। यानी रिलेशन डिफाइन करना हो तो यही चीज क्या होने वाली है साहब, रिलेशन। यानी यही चीज हमारे लिए रिलेशन बोल गई, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है साहब। तो ऑर्डर पेयर के रूप में भी चीजें आ चुकी हैं। अब इसमें एक बात समझना जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है यार, रिलेशन का मतलब रिश्तेदारी संबंध अगर यहाँ से यहाँ है तो कुछ नाम अलग होगा, और यहाँ से यहाँ है तो कुछ नाम अलग होने वाला। इसका मतलब मैं ये बोल गया कि अगर आप उनका ऑर्डर बदलने वाले हो ना तो रिलेशन भी बदल जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद आपके लिए ध्यान हो, ये 2,4 था, 3,6 था, और ये 4,8 था, और वो 5,10 था। ये था या नहीं?
ये यहाँ पर क्या बन रहा था, सेकंड नंबर इज द डबल ऑफ फर्स्ट नंबर। लेकिन अगर इस मामले को उल्टा कर दिया आपने, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया, तो अब मामला क्या बन जाएगा मालूम है ना, फर्स्ट नंबर इज द डबल ऑफ सेकंड नंबर, यानी रिलेशन उल्टा पड़ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर क्रम बदलने पर, तो क्रम नॉर्मल रूप से आप बदलने वाले हैं नहीं है कि जैसे मल्टीप्लाई में, अरे सर 1, A है तो पहले 1, B, फिर इसको यहाँ आगे पीछे कर लो, बात तो वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई से हल्का डिफरेंट है, जो क्रम चल रहा है ना एक तरीके से, वही आपके लिए फॉलो करना है, बदलना नहीं है, क्योंकि बदलोगे तो फिर जो संबंध, जो रिलेशन बन रहा है वो भी चेंज होने वाले हैं, मतलब वो भी बदलेगा। अब मैं इसकी बात करना चाहूँ तो इसमें एक बात देखो ना आप, क्या 1, A है, 1, B, 1, और ये है, तो इसमें ये ऑर्डर पेयर के रूप में चल रहे हैं। ये देखो, देख निष्कर्ष आपके दिमाग में आना चाहिए ना, और वो ये कि यार रिलेशन के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत हो सकती है, बताओ आप मुझे। तो आप आंसर देने वाले हो सर ये तो 2 लोग तो होंगे ही। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि संबंध बनाने के लिए यार मैं खुद से रिलेशन क्या है, अगर एक लाइन बोल दी साहब और उस पर भी मैंने एक लाइन डाल दी, तो वो तो बात हो चुकी है, पैरेलल है। अरे एक लाइन दोनों पे मतलब है और या फिर थोड़ी सी दूर है और पैरेलल है, तो वो संबंध बन के मतलब रेडी हुआ। अगर मैं अपनी बोलूं, मेरा खुद में क्या रिलेशन है, तो खुद का खुद से मैं ह्यूमंस मान लो, टीचर मान लो, मैथमेटिकल, तो ये कोई एक फुलफिल कंडीशन ना हुई। यानी फुलफिल कंडीशन ये होने वाली है कि कम से कम रिश्तेदारी बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की तो यार जरूरत ही है ना। 2 लोग होंगे मार्केट में जब तो रिलेशन मतलब बनेगा। बाकी अब तुम बोलो सर 2 से ज्यादा हुए तो 3 भी मतलब बोलो, 4 भी बोल लो, 5 भी बोल लो, संबंध तो यार मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 लोग तो चाहिए। इसलिए तो बच्चों ये ऑर्डर पेयर का मामला आया हुआ है, समझ रहे हो नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वरना ये देखो यहाँ पर 1, 2 ये कोई रिलेशन है क्या, ये तो बी है, कोई सैड है साहब। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने मैक्सिमम लेवल पर आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया वो यार आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो मैं ये बात है आपके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और A क्रॉस B, ये यानी A से B की तरफ, A से B में A to B रिलेशन हमारा ये बन गया। तो बच्चों मैथमेटिकल मतलब लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ कि ये जो मामला चल रहा है ना, ये अपना मामला, इसके जो पहले एलिमेंट हैं, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट होंगे वो बच्चों कहलाए जाएंगे डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होने वाले जैसे कि ये है और ये है और ये है, तो बच्चों ये कहलाए जाएंगे रेंज। ये बात होगी साहब डोमेन की और ये बात हो चुकी है अब हमारी रेंज की। तो रेंज और डोमेन के बारे में भी आपके लिए हल्की हल्की फीलिंग होने लग गई होंगी कि ये चीज़ें इस प्रकार जुड़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बच्चों, मैंने अभी सेट के बारे में आपके लिए बताया यार, और रिलेशन के बारे में भी बहुत थोड़ी चीज़ें मतलब शॉर्ट में ही कुछ ना कुछ फील करा के मतलब समझाई दी कि एक्चुअल में रिलेशन क्या चीज़ है। अब मैं अपने टॉपिक के बारे में आना चाहूँगा जिसकी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था स्टार्टिंग में, जिसका नाम था साहब फंक्शन। तो फंक्शन टॉपिक है, साहब मैंने नोट कर दिया फंक्शन, अजीब स्टाइल में लिखा है ना थोड़ा, चलिए चलता है यार सब कुछ। देखिए तो फंक्शन से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यार सेट रिलेशन फंक्शन मतलब रिलेशन सेट है, तो इसका मतलब फंक्शन रिलेशन होगा। सही बात है, चलिए समझते हैं कैसे होगा। रिलेशन में ये बहुत सारे टाइप के रिलेशन मैंने अभी छोड़ दिए क्योंकि इन पर मेरा डिस्कस करने का कोई मतलब था ही नहीं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव मतलब वगैरह, तो इनमें अलग अलग टाइप के रिलेशन आने वाले हैं। जैसे मैंने बोला खुद का खुद से रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में कहानी अलग आएगी, सिमेट्रिक में अलग आने वाली। तो इसमें जब संबंध बनते हैं ना कि 2 2 3 3 4 4, तो उनके नाम भी कुछ ना कुछ होंगे ना। अरे यार जैसे मैंने अभी नाम दिया था ए इज द ब्रदर और बी इज द, तो सिस्टर ब्रो का नाम दिया नहीं दिया। अब ऐसे भी आपके 4-5 रिलेशन होंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ नाम देने वाले हो ना यार। तो ऐसे ही मैथमेटिकल में भी नाम होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो वो मैंने अभी आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ना पूरा वो फंक्शन में पहुँचना है। बस चीज़ों को फील कराते हुए धीमे धीमे मैं फंक्शन पर पहुँच रहा हूँ, जो हम आ चुके हैं। तो बच्चों फंक्शन का मतलब है y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके लिए भी मतलब बात मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि x यहाँ पर कैसी वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है बच्चों।
और वाई कैसी वैल्यू है, डिपेंडेंट वैल्यू है। यानी जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे वाई पे फर्क पड़ने वाला है, यानी वाई भी बदलने वाला है। ये नॉर्मल बातचीत है जो आपने पढ़ी होंगी और आपके ये चीज़ें अब समझ में भी आ रही होंगी। लेकिन मैं अगर इसको एक स्पेशल फॉर्म में और बताने का प्रयास करूं, चलिए बच्चों आज के लिए यार इतना ही रहने देते हैं, बाकी डिस्कशन हम कल करते हैं क्योंकि एनर्जी भी काफ़ी लॉस हो चुकी है वो आपकी है, ठीक है ना। और बस पढ़ते रहिए मजे मस्ती के साथ, एंजॉय लीजिए यार, क्योंकि आप बोरिंग टाइप से पढ़ने वाले थे वो तो मुझे भी पता यार, आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं बोरिंग हूँ, लेकिन क्या करें मजबूरी भी यार, कम से कम 5-6 लेक्चर के बाद फिर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो बॉडी थकान तो ले ही लेती है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बच्चों।